Assalamu alaikum, dear participants. Hope so you all are doing good. Kindly let me know कि मेरी वॉइस जो है वो आप तक पहुंच रही है. जी जी बस चलें, that's great. और first of all, welcome you all in the first webinar that is arranged by Neutralife. एंड होप सो कि इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी होगा, आप बहुत ज़्यादा नॉलेज भी गेन करेंगे एंड डेफिनेटली आपकी सीवी को भी इम्प्रूव करेगा, क्योंकि जो सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा डेफिनेटली वो नॉलेज के साथ होगा. तो कोई भी चीज़ जब आपको नॉलेज विद अर्निंग दोनों चीज़ें प्रोवाइड कर रही होती है देन डेफिनेटली वो एक बहुत पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी चीज़ होती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आफ्टर वेलकम मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी न्यूट्रोलाइफ को आपके साथ. और उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि दिस इज़ मी डाइटिशियन मारिया सोहेल और आई एम फ्रेशली ग्रेजुएटेड फ्रॉम जीसी वुमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद और करंटली इनरोल्ड इन एमफिल एंड डूइंग एमफिल फ्रॉम जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद. और सेम सब्जेक्ट में मैं कर रही हूँ और करंटली मेरा थर्ड सेमेस्टर चल रहा है वहाँ पे. तो सडनली मेरे माइंड में थॉट आया कि क्यों ना स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ से वो एक कहने के सही मीनिंग में कुछ ना कुछ जो है वो लर्न कर सकें. तो मेरे ख्याल से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है स्टूडेंट्स के लिए भी. देन डेफिनेटली जब मैं भी उस एक ऐसे इन्वायरमेंट से आई हूँ जहाँ पर बाकी सारे पढ़ रहे हैं, तो मुझे उस चीज़ का आइडिया है कि कौन सी डेफिशिएंसीज हैं जिन्हें कवर करने के लिए स्टूडेंट जो है वो स्ट्रगल कर रहा होता है और किस तरह से जो है ना वो हम उन्हें हेल्प आउट कर सकते हैं. तो माशाल्लाह मेरे पास जितनी भी स्ट्रेंथ है आप लोगों की, तो मेरे लिए एक अचीवमेंट ही है ये कि अगर आप लोग इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं तो कुछ ना कुछ अचीव करके जाएं. डिफरेंट सेमेस्टर्स ही होंगे आप लोग डेफिनेटली. और आपका इंट्रोडक्शन मैंने ग्रुप में लिया हुआ है, कुछ के नंबर सेव कर लिए हैं एंड कुछ जो अभी रिमेनिंग है अगर आज शाम तक वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा देते हैं देन ठीक है, अदरवाइज हम उन्हें ग्रुप से रिमूव कर देंगे फॉर ग्रुप प्राइवेसी के लिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज़ थी कि आपको मैं ये बताती चलूँ कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो हम न्यूट्रोलाइफ के प्लेटफॉर्म पे अगर आप मेरे साथ कांटेक्ट में रहते हैं तो कौन कौन से बेनिफिट्स आपको हो सकते हैं. तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग कोशिश करेंगे कि डेली बेसिस पे ना किसी केस स्टडी होप सो आप में से सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अवेयर होंगे कि केस स्टडी होती क्या है. अच्छा, कुछ चीज़ें अब ऐसी हैं कि केस स्टडी जो होती है ना वो क्लिनिकल साइड पे भी लेकर जाती है हमें, क्योंकि जारी बात है अगर बीइंग का न्यूट्रिशनिस्ट हमें क्लिनिकल साइड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना हमें चीज़ों को पता होता है तो वो ज़्यादा बेटर रहता है. तो इसलिए हम लोग ऐसी चीज़ें जो है ना डिस्कस करेंगे, ऐसे टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो. क्योंकि थ्योरी तो हमें यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है, ठीक है. अब थ्योरी से हट के प्रैक्टिकली चीज़ों को कैसे करना है वो बीइंग अ स्टूडेंट हमें खुद लर्न करना पड़ेगा, ठीक है. तो आप लोग कोशिश करें कि आप लोग जो है वो इस वेबिनार से ऐसे कई और वेबिनार्स आपके लिए अरेंज किए जाएंगे, आप उनसे सीखें और ज़रूर ज्वाइन करें, ठीक है. अच्छा, अक्सर स्टूडेंट जो होते हैं ना पेड मैंने रखा तो पेड में थोड़ी कम स्ट्रेंथ होती है, ठीक है. तो अगर यही होता थोड़ा फ्री तो बच्चे उसमें जो है ना पार्टिसिपेट मैक्सिमम करते हैं, ठीक है. लेकिन कोशिश करें कि जब आपके लिए अगर कोई चीज़ पेड होती है ना देन डेफिनेटली उसमें जो स्पीकर्स होते हैं ना उनको भी जब हायर किया जाता है, उनको बुलवाया जाता है ना, तो वो उनको भी कोई ना कोई हमने चीज़ प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है. तो इसलिए अगर आपको पैसे लगाने से भी नॉलेज मिल रहा है ना तो मैं यही कहूँगी कि आप ऐसा नॉलेज ज़रूर लें जो प्रैक्टिकली आपके लिए जो है ना वो हेल्प आउट होता है, ठीक है. अगर इस वेबिनार से आपको कुछ ना कुछ लर्न होता है जो आपके लिए फर्दर जो है वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली आपको चीज़ों में हेल्प आउट करता है देन यू मस्ट ज्वाइन. आपको बाकी वेबिनार्स जो हैं वो भी ज्वाइन करने चाहिए, ठीक है. तो वेलकम यू ऑल अगेन. और होप सो जिन स्टूडेंट्स ने ज्वाइन करना था अब तक वो कर लिया होगा. हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं जो कि आज का हमारा बेसिक टॉपिक है. तो गाइस लेट मी नो कि ऑलमोस्ट आपके साथ अगर आपको पता हो कि कोई स्टूडेंट आपकी फेलो जो है वो रह गई है तो मुझे बताएं देन हम अगर अदरवाइज हम स्टार्ट करते हैं फिर. जी हदीका, मुस्कान, आप बताएं कि आपकी फेलोज कोई रहती तो नहीं है जो जिन्होंने आपके साथ करवाया था जिनका नाम पार्टिसिपेंट्स में आया था. जी मैम एक फ्रेंड मिसिंग है. चलें ठीक है, वेरी गुड मुस्कान. चलें ठीक है, हम उनका वेट कर लेते हैं 2 मिनट. और अगर मिस आमना हमारे साथ हैं तो काइंडली मिस आमना आप काइंडली इंट्रोड्यूस करवाएं खुद को. तो फर्दर जो है ना फिर हम लोग चीज़ों को स्टार्ट करेंगे.
जी मिस सामना, आप हमारे साथ हैं कॉल पे? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस सामना, काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि स्टूडेंट्स को एक दफ़ा इंट्रोड्यूस करवा दें आप खुद को, ताकि उन्हें पता हो कि इस प्लेटफॉर्म पे वो कितने कौन कौन से प्रोफेशनल्स हैं जो उनके साथ इस वक्त हैं। Okay, I hope all of you doing well, and thank you so much for joining this webinar. As you को बताया उनका जो लाइव थ्रू आपको कौन कौन सी जो है वो चीजें आप लोगों को मिलेंगी, जैसे उन्होंने बताया। मैं अगर अपना टॉक तो my name is Amna Munir. I'm working as a dietitian online, as well as I'm providing internships online, and along that this platform, so that people or the students who are deficient in any of the knowledge, so that I'm pursuing my MPhil right now. So if you have be arranging these webinars just for the sake of information, so that if any of the deficiency you have in your university studies, you can fulfill through this platform. Thank you. वेलकम। और मिस इरसा, आपसे भी गुजारिश है कि आप एक दफ़ा अपना इंट्रोडक्शन करवा लें। मिस इरसा जो हैं वो हमारे साथ एज एन एम्बेसडर वर्क कर रही हैं, और इंशाल्लाह उनके लिए भी और हमारे लिए दोनों के लिए एक लर्निंग पॉइंट होगा। हम उनसे सीखेंगे। जैसे कि मैं कहती हूँ कि लर्निंग जो है ना बेटा, हमेशा टू वे होती है। आपसे भी सीखी जाएगी और आप हमसे सीखेंगे और हम आपसे सीखेंगे। ठीक है, हमेशा टू वे लर्निंग हो, टू वे प्रोसेस हो, तो उससे हम ज़्यादा अच्छा जो है ना नॉलेज भी गेन कर सकते हैं। मिस इरसा, आप हमारे साथ हैं? जी मैं आपके साथ आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, आई एम इरसा शफकत। मैंने अभी रिसेंटली ही इसी ईयर में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है जीसी वुमन यूनिवर्सिटी से। और बात करें इस प्लेटफॉर्म की, तो मैंने कुछ इंटर्नशिप्स की, सेशंस लिए। तो गर्ल्स, मैं आपके लिए ये स्पेशल मैसेज देना चाहती हूँ कि जो डाइटिशियन मारिया और डाइटिशियन आमना मीर ने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो स्ट्रैटेजीज बनाई हैं क्विज़ेस की और इसके अलावा केस स्टडीज की, बहुत यूजफुल होती हैं। मैं इसको ट्राई कर चुकी हूँ। और अक्सर नॉलेज जो होता है ना, उन यूनिवर्सिटी की बुक्स और पेपर देके पास करने के बजाय इससे मिलता है। तो मस्ट जॉइन दिस, और इसके साथ हमेशा कंटिन्यू कीजिएगा और आपको बहुत फायदा होगा। आई होप सो। थैंक यू सो मच मिस इरसा। चलिए, मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स हम जो है ना वो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जितने स्टूडेंट्स ने ज्वाइन करना था आई थिंक कर लिया होगा। तो टाइम हमारा जो है वो गुजरता जा रहा है, तो इसके साथ हम जो कोशिश करते हैं कि हम अपना मैक्सिमम जो है ना वो लास्ट पे टाइम बचाएं, ताकि क्वेश्चन आंसर का सेशन जो है ना वो हम स्टार्ट कर सकें। तो लेट मी शेयर द स्क्रीन। मिस इरसा, काइंडली अलाउ कीजिएगा कि मैं स्क्रीन शेयर कर सकूँ। जी मैं करती हूँ। जी 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 कर दिया मैंने। जी, थैंक यू मिस इरसा। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, इसका नाम ही इंडिकेट करता है PCOS, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, या डिजीज भी इसको PCOD के नाम से भी कहते हैं। ये होता क्या है कि ये हमारे पास ओवरीज में पॉलीसिस्ट यानी कि मल्टीपल सिस्ट बन जाती हैं, और इससे कुछ ना कुछ, अगर तो एक ही डिजीज हो रही है ठीक है, तो उसको हम PCOD कहा जाता है। लेकिन अगर इसे आपको इंसुलिन का आपकी जो डायबिटीज़ का मसला हो रहा है, आपको ब्लड प्रेशर, आपको अदर कोई डिजीज़ हो रही हुई है, मल्टीपल डिजीजेस जो है ना वो हो रही हैं, तो इस चीज़ को, ऐसी कंडीशन को सिंड्रोम कहा जाता है। और इसी बेस पे PCOS का मतलब पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम जो है वो कहा जाता है। ठीक है, तो इसके बहुत सारे कॉजेज हैं, बट सर्टेनली जो है ना इसके कॉजेज अननोन है। ठीक है, साइंटिफिकली अगर हम देखें ना तो अननोन कॉजेज हैं। अगर इसको बहुत ज़्यादा डीपली स्टडी करके क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो डिफरेंट केस स्टडीज़ को आके ना, जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो हम उनको जज करते हैं, उनको एग्जामिन करते हैं कि किस तरह से जो है ना इन सबका पैटर्न किस तरह से जो है ना वो सेम हो रहा है, डिजीज पैटर्न किस तरह से सेम हो रहा है। तो इससे कुछ कंक्लूजन साइंस ने निकाला, और उसके अकॉर्डिंग PCOS जो है ना वो बेसिकली आपका जो लाइफ स्टाइल है वो इफेक्ट करता है इसको। ठीक है, आपकी डाइटरी हैबिट्स इफेक्ट करती हैं, और डिफरेंट कंडीशंस जो है ना वो आपको इफेक्ट कर रही होती हैं। ठीक
ठीक है। बेसिक हमारा हार्मोन्स का इसमें रोल आता है। तो हमारे हार्मोन्स जब डिस्टर्ब हो जाते हैं तो डेफिनेटली वो अल्टीमेटली जाकर हमारे जो सिस्टम है ओवरऑल बॉडी का उसको इफेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो जिसमें हमारे पास ये बताया हुआ है कि ये हमारे पास जो है ओवरीज हैं, ठीक है ना। अब ओवरीज के अंदर यहाँ पे ठीक है ओवरीज हैं, वजाइना है, ये फ्लोपियन ट्यूब है हमें दिखाई हुई, ठीक है। और इसके अंदर हर जी जी के साथ साथ जो है वो नट्स भी इंक्लूड कर सके उनकी डाइट में, जिसकी वजह से उनको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो है वो मिल सके। और उसकी वजह से क्या होगा कि उनकी इन्फ्लेमेशन होगी वो जो है वो कम मिलेंगी। उसके साथ साथ उनको एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे, जिसकी वजह से उनकी जो भी कंडीशन जो स्फेयर हो रही है, जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, वो उनका जो है वो कंट्रोल किया जा सके। अब इसमें जो मैंने डाइट प्लान आपको शेयर किया, अगर हम वैसे जनरल अगर हम बात करें तो हम हमेशा इनकी जो फूड्स इंक्लूड करेंगे और फाइबर फूड, जितने भी फाइबर फूड हैं, फॉर एग्जांपल ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गए। अब फ्रूट्स में भी हम लोगों ने सिलेक्शन करके करनी है जिसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स जो है वो ज्यादा ना हो। फॉर एग्जांपल हम लोग आजकल जो है वो ग्रेप फ्रूट आया हुआ है उसकी बात कर लेते हैं, और इसके अलावा हम लोग पपाया की बात कर लेते हैं। इनका जो ग्लाइसीमिक इंडेक्स होता है वो कम होता है। और एप्पल हम लोग बात कर लेते हैं, पीच हो गया, पीच तो खैर नहीं रहे अभी, तो जो आपका जिस ग्लाइसीमिक इंडेक्स इनके कम होते हैं वो देंगे। और उसके अलावा फाइबर इंक्लूड करेंगे उनकी डाइट में। फाइबर जितना ज्यादा उनकी डाइट में इंक्लूड होगा उसकी वजह से उनकी जो इंसुलिन रेजिस्टेंस हुई है वो कम होगी। और उसके अलावा आपका फाइबर जो होता है वो क्या होता है, वो जाके स्लो डाउन उसकी डाइजेशन होती है और इजीली जो है, क्योंकि वो ओवरवेट है तो हम लोगों ने उसको हमेशा वो देनी है जिसकी वजह से उनकी जो सैटिस्फैक्शन है वो जल्दी बिल्डअप हो, उनको हंगर जो है वो जल्दी सप्रेस हो, हमने वो फूड देना है। फाइबर क्या होता है, उसमें स्लो डाउन उसमें डाइजेशन होती है और उसकी वजह से आपको जो है वो जल्दी हंगर जो होती है वो सप्रेस हो जाती है। अब इसमें हम लोग बात कर लेते हैं फाइबरस फूड्स में, जितने भी आप ग्रीन वेजिटेबल्स आ जाते हैं, कुकम्बर आ जाता है, ये सारी जो है वो इसमें इंक्लूड होंगी। और हम लोगों ने ये चीजें भी ध्यान में रखते हैं, उसको पीसीओएस का प्रॉब्लम है और उसके साथ उसको ओवरवेट भी है। हम लोगों ने उसको बहुत ज्यादा कार्ब्स नहीं दे देनी। कार्ब्स जितने ज्यादा इंक्रीज करेंगे, एक तो उनका फैट कंटेंट मतलब उनका वेट लॉस नहीं हो सकेगा, और दूसरा उनका जो है वो ग्लूकोज लेवल हाई होगा, उनके इंसुलिन रेजिस्टेंस ऑलरेडी उनको है। ओके अब उसमें हम लोग लिमिटेशन की बात करते हैं कि उनके फूड लिमिट कौन से करने हैं। जितने भी रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं जो वाइट ब्रेड है, विच इज मोस्टली यूज्ड इन पाकिस्तान। वाइट ब्रेड वो जो है वो सिंपल कार्ब्स होती हैं। वी शुडंट लेट आवर patient to use white bread. Instead of this we can use brown bread, which फिल ऑफ द होल ग्रेन्स। ओके उसके अलावा हम लोगों ने शुगरी स्नैक्स हो गए, बेकरी आइटम्स जितनी भी होती हैं वो सब जो है वो उनको मना कर दें। उसके बाद इन्फ्लेमेटिव फूड्स कौन से होते हैं, जितने भी प्रोसेस्ड हो गया, रेड मीट हो गया, प्रोसेस्ड की बात कर ले, जितने भी हम लोग जो ये बर्गर्स वगैरह खाते हैं, जिंगर बर्गर्स हो गए, सही है, इसमें डीप फ्राइड आपका चिकन ऐड होता है, डीप फ्राइड, सही है। उसमें जो उसके साथ जो फैट अटैच होती है वो भी आपकी अच्छी फैट नहीं होती। अब गुड फैट्स में कौन आती है, वो मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं या फिर पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ओके जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, व्हिच इज द नॉट गुड फैट, तो हम लोग उसको में वो चीजें बिल्कुल भी नहीं उसको देंगे। उसके बाद रिफाइंड जो कार्बोहाइड्रेट वो इन्फ्लेमेशन कॉज करेंगी, तो उसकी वजह से हम लोगों ने एक रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट देनी, उसको शुगरी ड्रिंक्स या स्नैक्स जो है वो भी उसको लिमिट कराने, इन्फ्लेमेटिव फूड्स हो वो भी उसको लिमिट कराने हैं। और उसके अलावा हम लोगों ने उसको बताना है कि आपने जब भी कोई बाहर से चीज देनी है उसका जो एक प्रॉपर उसमें लिखा होता है कि आपके इतनी कैलोरीज है, इस कोई भी फूड है उसमें इतनी कैलोरीज है, और उसमें शुगर का कंटेंट कितना है, उसमें सोडियम का कंटेंट कितना है, उसमें बाकी पोटेशियम जितना भी कंटेंट है वो उसको, ताकि उसको देखे, उसको पता चले कि इसमें इतना शुगर का कंटेंट है तो मुझे ये चीज यूज करनी चाहिए या नहीं चाहिए। ये जो है हमने चीजें उसको, जो भी हमारा पेशेंट है उसको इन चीजों के बारे में गाइड करना होता है। और उसके बाद हम बात करते हैं मिल्क की। मिल्क जो होता है वो a patient of the PCOS can use, but it is in a very limited amount. Okay, for example you can use it half glass of in per day, but अगर वो ज्यादा यूज करे तो इंसुलिन उसके से क्या होता है कि इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर होता है जो कि आपके एंड्रोजन लेवल्स होते हैं उसके लिंक्ड होता है। फॉर एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन, जैसे मिस मारिया ने आपको बताया कि आपके लेवल्स होते हैं हार्मोन्स के, वो चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं, कोई इंक्रीज हो जाता है, कोई डिक्रीज हो जाता है। तो वो क्या करता है, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1 को इंक्रीज कर देता है, जो कि आपके एंड्रोजन लेवल्स को इंक्रीज करता है। उसकी वजह से आपको डिफरेंट, जैसे
मिस मारी ने बताया कि उसके सिम्टम्स जो एक्नी होगी, उसके बाद हेयर ग्रोथ होती है, और उसके बाद मिसिंग पीरियड्स. These are the symptoms of PCOS which may be linked to the एंड्रोजन लेवल्स. और हम लोग इसमें क्या डेली जो है उसमें लैक्टोज भी होता है, उसमें जो है कार्ब्स भी प्रेजेंट है, तो इसलिए हम लोग उसको लिमिटेड अमाउंट में देंगे. बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट नहीं करते, हमेशा लिमिटेड अमाउंट में देते हैं. लेकिन जो बाकी चीजें होगी, प्रोसेस चीजें होगी, वाइट कार्ब्स हो गए, इसको हम लोग बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्ट करेंगे. अब इसमें डाइट प्लान की हम लोग बात करें, मिस मारिया मुझे स्क्रीन शो नहीं हो रही, आप स्क्रीन शो करने ताकि मैं डाइट प्लान जो है वो या फिर आप उसको रिकमेंडेड करने के 8 इंच की जो चपाती है वो आपने बना के सुबह को उसको बेशक आप लोग जो है मतलब फॉर एग्जांपल अगर ऑमलेट बना के और जो है मतलब कि फटीग ही होते हैं ना, ये नॉट गुड फॉर योर हेल्थ. तो हम लोग इस तरह डिपेंड करते हैं कि वो डेली चपाती ले, उसके साथ जो है वो ले ले. ये हम लोग पेशेंट्स के हिसाब से देख लेते हैं, इसके अलावा भी बहुत सी ऑप्शंस हैं. जी स्टूडेंट्स, अगर कोई किसी और स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं. 15 मिनट्स हैं हमारे पास. क्वेश्चन है. जी जी बेटे पूछें. क्वेश्चन हम बात करें पीसी या पीसीओडी के साइकिल ही स्टॉप हो जाता है. ये उस कंडीशन में होता है जब साइकिल स्टार्ट हो गया होता है, तो दरमियान में भी ऐसी फेजेस आ जाती हैं. लेकिन समटाइम्स ऐसे होता है कि फिर से साइकिल स्टार्ट ही नहीं हो पा रहा था, तो पीसी को कंसीडर करेंगे और उसको कैसे ट्रीट करेंगे. जी जी बेटे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन करना चाहिए, और आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, क्योंकि पेशेंट हमारे पास आता ही तब है जब उसको ये इशू हो जाता है. ठीक है, 2-3 मंथ जब उसके इरेगुलर पीरियड्स हो गए या मिसिंग पीरियड्स होते हैं ना, तो तब हमारे पास जो है ना वो पेशेंट आता है. तो इसको ट्रीट करना जो है वो आपने स्टार्ट करना है ल्यूटियल फेज से. ठीक है, जो ओव्यूलेटरी फेज होती है ना आपकी, यानी कि डे 14 से जो डे 28 या ऑनवर्ड जितने भी डेज हैं उसके अकॉर्डिंग जो है ना आपने जो सीड्स वो लेने हैं. इसमें 2 सीड्स आपके पास होंगे, सनफ्लावर सीड्स और सेसमे सीड्स, यानी कि जो तिल होते हैं. ठीक है, तिल और सूरजमुखी के जो बीज है ना, वो आपने डाइट उसकी स्टार्ट करवा देनी है उनके अकॉर्डिंग. ठीक है, और जैसे ही चाहे वो वन वीक बाद आपको पीरियड्स आ जाते हैं या 7 डेज बाद आ जाते हैं, तो आपने उसी दिन वो स्टॉप करके अगले सीड स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है, ये तो एक सिचुएशन थी. अब दूसरी सिचुएशन आती है कि फॉर एग्जांपल जारी बात है कि 3 मंथ्स का कोर्स होता है. इसमें आपके खाने से फ़ौरन तो नहीं ना आ जाने, कोई एसिडिक चीज़ तो नहीं है जो आपने खाई और फ़ौरन से आपका ठीक हो गया सारा कुछ, ऐसा नहीं है. अगर तो आपको फ़ौरन इस तरह आ जाते हैं तब भी आपने 3 मंथ्स तक ये साइकिल जारी रखना है कि पहले 14 दिन. अगर तो उस पेशेंट का, उस फीमेल का साइकिल 28 डेज का होता है. अगर आपको साइकिल नहीं पता, उसको नहीं पता, तो हम नॉर्मली कंसिडर कर लेते हैं 28 डेज ही, कि 14 डेज हमने दूसरे 2 सीड्स, फिर आफ्टर 14 डेज जो है वो हमने दूसरे 2 सीड्स यूज़ करने हैं. तो अब जब फीमेल के इरेगुलर पीरियड से, तो हमने अगर उसने बीज खाने से उसको नहीं आ रहे, तो हमने कोशिश करनी है 14 दिन तक हम सिर्फ कंज्यूम करें ये सेसमे सीड्स को और सनफ्लावर सीड्स को, सूरजमुखी और जो तिल के थे. उसके बाद वेरी 15 डेज जो हमारे पास आ जाएगा, हमने दूसरे 2 जो है वो कंज्यूम कर लेने हैं. अगर इस दौरान हमें पीरियड्स आ जाते हैं तो हमने पीरियड्स के अकॉर्डिंग अपने जो सीड्स हैं वो चेंज करने हैं. लेकिन अगर नहीं आते तो हमने 14-14 दिन का जो है ना वो साइकिल जो है वो कंटिन्यू रखना है. ठीक है बेटे, समझ आइए. मैम ये मुझे समझ आ गई थी. और थोड़ा सा पॉइंट ये था कि लाइक आफ्टर प्यूबर्टी अगर साइकिल स्टार्ट ही नहीं हुआ, मतलब शुरू से, अब एज काफी हो गई है और यूट्रस का साइज स्मॉल है, तो उसको भी हम इस तरह से ट्रीट कर सकते हैं. अच्छा बेटा, इसमें ना फर्स्ट ऑफ ऑल तो पीसीओएस का जो डायग्नोसिस है ना वो होना बहुत ज़रूरी है. फॉर एग्जांपल आपने जैसे बात की कि प्यूबर्टी हुई ही नहीं है, और मोस्टली जो है ना वो केस ऐसा आता है कि साइकिल स्टार्ट ही नहीं हो रहा फीमेल में. ठीक है, फीमेल जैसे ही 12 क्रॉस करती है ना, हमारे यहाँ पे एक चीज़ होती है कि मदर्स भी परेशान हो जाती हैं कि पता नहीं हुआ है, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा. तो अक्सर जो फीमेल्स होते हैं ना उनको लेट पीरियड स्टार्ट होते हैं, लाइक 14 ईयर्स या 15 ईयर्स में जाके स्टार्ट होते हैं. तो आप उनको ये सीड साइकिलिंग ऐसे भी स्टार्ट करवा सकते
सकती हैं 14 डेज का, कोई इशू नहीं है इनका, ठीक है। मैं आपको बताती चलूँ बेटा कि जो ये सीड्स है ना ये हेल्दी होते हैं, ठीक है। आप वैसे भी अपनी डाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, इनके एक लिमिटेड अमाउंट आपको बता दिए, आप इससे ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, कि एक लिमिटेड अमाउंट एक दिन में बता दी कि इतनी ही इस्तेमाल करें, उसको अच्छी डाइट दें, ठीक है। और उसको देखें वेट, उसको कहीं एचबी का मसला तो नहीं है, वो उसको चेक करवाएं, एचबी उसकी अल्ट्रासाउंड करवाएं, ठीक है। उसके बाद आप फर्दर जो है वो किसी न किसी गायनी से जाके जो है ना एक दफ़ा कंसल्ट ज़रूर कर लें कि कहीं उसको अदर इश्यूज़ तो नहीं आ रहे हैं, ठीक है। आपको मैं बताऊं कि जो न्यूट्रिशनिस्ट है ना वो ज़रूर सिर्फ एक न्यूट्रिशनिस्ट ही हर चीज़ का हल नहीं निकाल सकती, हम लोग सिर्फ मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है। डॉक्टर नो डाउट, डॉक्टर का एक रोल है हमारी लाइफ में, डॉक्टर, न्यूट्रिशनिस्ट, साइकोलॉजिस्ट हो गए, फिजियोथेरापिस्ट, ये सारी एक टीम मिलके काम करती है, तब जाकर हम प्रॉपरली जो है ना वो एक किसी पर्सन को एक हेल्दी लाइफस्टाइल दे सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर तो आपका एचबी, उस बच्ची का एचबी का मसला नहीं आता, ठीक है, अल्ट्रासाउंड क्लियर आता है, तो देन यू मस्ट कंसल्ट अ गायनाकोलॉजिस्ट, ठीक है। जो भी पेशेंट है उसको एक गायनाकोलॉजिस्ट के पास पहले ज़रूर जाना चाहिए, और फिर गायनी आगे रेफर कर देती है एक न्यूट्रिशनिस्ट के पास, क्योंकि न्यूट्रिशनिस्ट उसका डाइट प्लान, उसका पीसीएस का अगर इशू है तो उसकी सीड साइकिलिंग फर्दर स्टार्ट करवा सकती है। बेटे समझ आ गई? होप सो आपको आपका क्वेश्चन का आंसर मिल गया, ठीक है। समझ आ गई। और इसके अलावा ये क्वेश्चन था कि पीसीओएस में अक्सर मतलब काफी ज्यादा मतलब इसके सिम्टम्स होते हैं, उससे एक होता है हिरसुटिज्म, तो उसको हम किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं? लाइक अगर हम कोई लेजर वगैरह भी रिकमेंड करें तो फिर इसकी दोबारा ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहती। जी बेटे, हिरसुटिज्म इसमें ना ग्रोथ वाकई स्टार्ट हो जाती है। लेजर या कोई भी ट्रीटमेंट अब आप देखते हैं ना तो जारी बात है एक अरसे बाद आपको प्रोसीजर रिपीट करना पड़ता है, ठीक है। आफ्टर 6 मंथ भी जो है ना आपको लेजर का ट्रीटमेंट फिर रिपीट करना पड़ता है कुछ डेज बाद। तो इसमें बेसिकली ये कि आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हैं, बेसिक रोल ही हमारे हार्मोन्स का है। अगर आप अपने हार्मोन्स को करेक्ट कर लेते, मैंने आपको बताया था कि इंसुलिन जब जाके ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के साथ मिलती है तो टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन स्टार्ट होती है। इसमें आप अगर अपनी इंसुलिन को जो है ना वो जो है वो कर लेते हैं, इंसुलिन को जो है वो आप कंट्रोल कर लेते हैं, डायबिटीज़ अपनी, अगर आपको शुगर का इशू आ रहा है इस वक्त तो आप उसे कंट्रोल कर लेते हैं, और साथ आप एंटी एंड्रोजन हार्मोन्स कुछ इस तरह की आपको मेडिसिन दी जाती हैं, ठीक है, मेडिकेशन सप्लीमेंट्स की फॉर्म में, तो वो आप कंज्यूम करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी हेयर ग्रोथ जो है ना वो कम होती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि एकदम जो है वो एकदम ही ख़त्म हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता बेटा। जो ऑलरेडी आए हुए हैं ना तो ज़ाहिर बात है वो आपकी फेस पे ही है या आपकी बॉडी के किसी पार्ट पे अगर एक दफ़ा आए हुए हैं वो इसी तरह है, लेकिन आप फर्दर जो नीचे से इनकी ग्रोथ हो रही होती है उस ग्रोथ को हम रोक सकते हैं। और ऊपर से अगर आप फिर लेजर करवाते हो ना फिर वो इफेक्टिव होती है कि अगर आपने अपना लाइफस्टाइल भी चेंज किया, आप थेरेपी फर्दर करवा रहे थे इसके अलावा भी, लेजर के अलावा, तो आपकी हेयर ग्रोथ जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी। हिरसुटिज्म का तब जो है ना वो आपका मसला हल होना स्टार्ट होगा। जी बेटे समझ आई आपको? थैंक यू सो मच। वेलकम, मोस्ट वेलकम बेटे। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो आप पूछ सकते हैं किसी चीज़ से भी रेलिवेंट। मिस सामना भी इधर ही है, मैं भी इधर ही हूँ, और अगर तो 15 मिनट्स हैं हमारे पास, 5:15 तक जो है ना हम लोग ये सेशन क्लोज कर देंगे। एक और बात, ये जो हिस्ट्रिज्म होती है ना, एक्नी हो गया, ये सारी आपके सिम्टम्स होती हैं जो आपके बेस डिजीज होती है ना, डिजीज की जो बेस होती है, जब आपके हार्मोन्स इंप्रूव हो जाते हैं तो ये सारी सिम्टम्स भी खुद ब खुद जो है वो डिसअपीयर हो जाते हैं। ओके मैम। जी मैम, मारिया आपसे भी एक क्वेश्चन था कि क्या कॉन्स्टिपेशन भी एक साइन है इसका, पीसीओएस का? अच्छा, जो कॉन्स्टिपेशन है ना बेसिकली जो कब्ज होती है ये हर बीमारी की जड़ है, माँ भी कहते हैं इसको, ठीक है, मदर ऑफ द एनी डिजीज भी कहा जा सकता है, रूट भी कहा जा सकता है। तो ये पीसीएस का ऐसा सच नहीं है कि ज़रूरी नहीं कि उसको फीमेल को कॉन्स्टिपेशन है तो डायरेक्टली जाकर वो पीसीएस से ही रेलिवेंट है। हाँ, ऐसे हो सकता है कि आपकी ईटिंग हैबिट इस तरह की थी, ठीक है, फाइबर इनटेक आपका कम था, उसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो गई, ठीक है, और फिर वो कॉन्स्टिपेशन से आपको जो है वो ओवरवेट होना स्टार्ट हो गया, फर्दर कि ओबेसिटी होना स्टार्ट होगी। हाँ, इसको ट्रीट करके कॉन्स्टिपेशन को आप अपने मोटापे को, अपने वजन को कंट्रोल कर सकते हैं, और ये आपके जाकर आहिस्ता आहिस्ता अगर आपको पीसीएस का इशू इस वजह से हुआ था तो आपका जो है वो कंट्रोल हो सकता है। तो डायरेक्टली ऐसे नहीं कह सकते कि कॉन्स्टिपेशन एक उसका सिम्टम है। हाँ, इनडायरेक्टली किसी ना किसी तरह से जाकर उसके साथ लिंक जरूर होगा ये। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। जी बेटे, इसके अलावा जैसे कि हम बात करते हैं लीड कोर्स है, मतलब हम
क्या कह सकते हैं कि ओबेसिटी लीड करती है पीसीओएस को या फिर पीसीओएस लीड करता है ओबेसिटी को? बेटे दोनों कंडीशन आती है। सम टाइम क्या होता है कि फीमेल ओवरवेट हो जाती है, ठीक है। ओवरवेट होने की वजह से उसके अंदर साइकिल, उसके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो गए, उसका जो एक मेंस्ट्रुअल साइकिल था ना वो डिस्टर्ब हो गया, यानी कि पीसीएस उसकी वजह से होना शुरू हो गया। अब एक तो कंडीशन ये हो गई। दूसरी केस हमारे पास क्लिनिकल साइड पे ये भी हमें देखने को मिला है कि एक फीमेल आई थी पीसीएस की, जैसे वो ऑलरेडी अंडरवेट थी पहले, ठीक है। उसको पीसीएस का इशू हुआ, हार्मोन्स डिस्टर्ब होने की वजह से स्ट्रेस लिया, कॉर्टिसोल बॉडी में प्रोड्यूस हुआ, या फिर कोई और हार्मोन्स कोई और डिस्टर्बेंस हुई, उसकी वजह से सबसे पहले उसको पीसीएस हुआ। पीसीएस की वजह से उसका बाकी खाने पीने का पैटर्न भी चेंज हो गया, उसको अजीब सी क्रेविंग्स होना स्टार्ट हो गई, ठीक है। वो रात उसका स्लीप पैटर्न चेंज हुआ, जब वो लेट नाइट तक जागते रही तो उसने खाना स्टार्ट कर दिया, तो आहिस्ता आहिस्ता डिवेल्प होते होते वो ओबेसिटी में चला गया, यानी कि मोटापे में। तो ये दोनों केसेस है, हम ये भी कह सकते हैं कि पीसीएस की वजह से ओबेसिटी हुई और ओबेसिटी की वजह से पीसीएस हुआ, यानी कि ये दोनों लाइंस हम कह सकते हैं। तो ये अभी तक कोई ऐसा ऐसी स्टडी नहीं आई कि जिसने हमें ये बताया हो कि किसी एक की वजह से जो है ना सिर्फ ये काम हो सकता है। तो ये टू वे साइकिल है कि या तो पीसीएस की वजह से ओबेसिटी हो गई या ओबेसिटी की वजह से पीसीएस, ये दोनों सिचुएशन ही राइट हैं और क्लिनिकल साइड पे दोनों पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। ओके मैम, जज़ाकल्लाह। मैम जैसे कि अभी आपने ये केस डिस्कस किया है अंडरवेट का, तो हम यानी कि आप ओवरवेट और अंडरवेट दोनों ही लीड कर सकते हैं पीसीओएस को? जी जी बेटे, दोनों वेट कर सकते हैं। आपका मैंने बता दिया कि इसमें असल गेम आपकी हार्मोन्स की है। वेट तो चलो एक अदर फैक्टर आ गया ना कि वेट, एक हमारे पास वेट जो है ट्रीटमेंट कर रहे हो, तो अगर तो उस पेशेंट का वेट ज़्यादा था और पीसीएस हुआ हुआ है, तो अगर हम उसका वेट मैनेजमेंट उसकी कर लेते हैं ना, आपको डैश डाइट दे देते हैं, तो उससे ऑटोमेटिकली पीसीएस ट्रीट हो जाता है। लेकिन ऑलरेडी पर्सन जो है वो कह लें कि आपके पास अंडर वेट था और पीसीएस हुआ हुआ है उसको, तो जारी बात हम उसको वेट कंट्रोल वाली डाइट तो नहीं देंगे, उसकी डाइट डिफरेंट होगी। तो ये चीज़ है कि हमारे पास दोनों पेशेंट आते हैं और दोनों का भी ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है हमारे पास। ओके मैम। मैम एक और क्वेश्चन था, वो ये कि अगर पीसीओ का एक केस मुझे पता है कि मतलब कोई जानने वाला है जी जी उसका पीसीओ है, वो किसी डाइटिशियन के पास गई है और उसको उन्होंने रेकमेंड किया है कि आप अपना पीसीओ का ट्रीटमेंट कराएं और आपका वेट खुद ही मैनेज हो जाएगा। मैम क्या ये ठीक है मैम? जैसे कि आपने कहा कि पहले वेट मैनेजमेंट करें तो आपका पीसीओ ट्रीट हो सकता है, ये उन्होंने ऑपोजिट बताया। अच्छा बेटा, दोनों लाइंस उनकी भी ठीक होंगी क्योंकि उनके ट्रीटमेंट में, उनके प्लान में डिफरेंस आ सकता है, मेरा प्लान डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। मैं जो डाइट प्लान उनको प्रोवाइड करूँगी, अगर मेरे पास वो ओवरवेट, अच्छा मुझे ये क्लियर कर दें, आप ओवरवेट पर्सन की बात कर रही हैं या अंडरवेट की बात कर रही हैं? मैम ओवरवेट। चलें ठीक है, ओवरवेट फॉर एग्जांपल मैं आपसे डिस्कस करती हूँ कि मेरे पास पेशेंट आया, ओवरवेट था वो, ठीक है, उसको साथ पीसीओएस का इशू था। अब मैं उसकी डाइट ही ऐसे करूँगी जैसे आज आपको एक डाइट प्लान शो किया जिसमें हमने सीड्स भी ऐड कर दिए, हमने उसको ऐसी डाइट भी दे दी जो कि ऑलरेडी उसका वेट कंट्रोल करेगी, ठीक है। तो ये हो सकता है कि सबसे पहले उसका वेट कम होना स्टार्ट हो और पीसीएस के सिम्टम उसके कम होना स्टार्ट हो जाएं, या दूसरी सिचुएशन ये भी उस वक्त आ सकती है कि सबसे पहले उसको साइकिल जो है वो रेगुलर होना स्टार्ट हो जाए और साथ साथ ही उसका आहिस्ता आहिस्ता वजन कम होना स्टार्ट हो जाए अगर वो डाइट कंटिन्यू करती है वही। तो ये चीज़ें इस तरह से हो सकती हैं, हर बॉडी टू बॉडी वेरी करता है। और जो साइंस कहती है ना, साइंस के अकॉर्डिंग यही चीज़ है कि पीसीएस की अगर आप डाइट फॉलो करते हो और आप ओवरवेट थे ना, तो आप आहिस्ता आहिस्ता आपका वेट जो है वो मैनेजमेंट, आपकी वेट मैनेजमेंट स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। जी बच्चों, इसके अलावा किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है? यस मैम, आई हैव अ क्वेश्चन। जी जी बेटे, श्योर पूछें। मैम अगर किसी को स्वेयर पीरियड्स पेन का इशू है, तो जो आपने सीड्स मतलब डिफरेंट सीड्स बताई है, तो वो ये सीड्स कंज्यूम कर सकते हैं? मतलब पेन का इशू है बहुत ज्यादा। अच्छा बेटे, जो ये सीड्स हैं और ये जो पेन की आपने बात की, पेन असल में होती है क्रैम्प्स, ठीक है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स कहते हैं इसको। तो ये आपकी सीड्स खाने से कम नहीं होगी। हाँ, सीड्स में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज ज़रूर हैं जो आहिस्ता आहिस्ता इन्फ्लेमेशन को, सोजिश को कम कर देगी। आपको इसके साथ साथ कोई ना कोई हर्बल टी लेनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल हम जिंजर टी की बात करते हैं। अदरक वाली जो चाय होती है, चाय एक हमारे, अगर हम इस ज़ुबान में लोगों की ज़ुबान में बोले ना, तो चाय समझा जाता है शायद दूध वाली चाय, नहीं। मैं जैसे कहवा होता है ना अदरक का, तो मैं उसकी बात कर रही हूँ जिसमें आपने जस्ट अदरक और वाटर बॉयल करके और उसमें आपने लेमन की 2-3 ड्रॉप्स या हनी ऐड किया हुआ है,
तो उसको मैं जिंजर टी कह रही हूँ, ठीक है। जिंजर टी यूज़ करते हैं तो वो आपकी ब्लॉटिंग को कम करती है, आपके जो स्पेशली पेन हो रही होती है ना उसको कम कर देती है, रिड्यूस कर देती है, ठीक है। तो जिंजर टी हो गया, इसके अलावा आपके पास पिपरमिंट टी हो गया, या इसके अलावा आपके पास दूसरी टीज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती हैं ये एब्डोमिनल क्रैम्प्स को ख़त्म करने के लिए, एब्डोमिनल ख़त्म नहीं मतलब कम करने के लिए, आपको रिलीफ देने के लिए ये यूज़ की जाती हैं। मैम जैसे इन्होंने अभी क्रैम्प्स की बात की है, तो हम मतलब लाइक कोई पेशेंट है उसको बाकी पीसीओएस का कोई भी इशू नहीं है, मतलब लाइक साइकिल भी नॉर्मल है, जी जी सिर्फ क्रैम्प का इशू, तो उन्हें हम गोल्डन मिल्क कह सकते हैं कि आप वो ले लें जी क्योंकि जी उसमें बेटा टर्मरिक होता है तो वो जी काफी जी अच्छा जी होता जी बिल्कुल दे सकते हैं। टर्मेरिक मिल्क जो है ना वो सिर्फ पीरियड्स के लिए नहीं, बल्कि अगर आपको कोई चोट लग जाती है, ठीक है, आप किसी ऐसी फेज में जिसमें आपकी बॉडी को प्रोटीन की भी रिक्वायरमेंट है, आपको हील होने की रिक्वायरमेंट है, तो उस वक्त आप टर्मेरिक मिल्क जो है ना, इसको गोल्डन मिल्क भी कहते हैं, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। हाँ, पीरियड्स में पीते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप उसको पी सकते हो। लेकिन अगर आपकी पेन हो रही है, क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, तो उसके लिए डेफिनेटली आप कोई हर्बल टी दूसरी यूज़ कर लें, ठीक है, जो दूध वाली ना हो। अदर देन मिल्क जो है ना आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। है। ओके मैम। जी बेटे, इसके अलावा किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है? मैम मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी मैम कुछ पेशेंट्स में होता है कि एब्डोमिनल क्रैम्प्स तो हो रहे हैं लेकिन उनकी लेफ्ट या राइट साइड की लेग पे भी बहुत ज्यादा दर्द होती है, उसकी क्या रीजन होगी? बेटा, इसमें ना हमारी एंडोमेट्रियल जो लाइंस होती है ना वो शेड करना स्टार्ट हो रही होती है, वॉल्स जो होती है वो हमारे पास जो बनी होती है वो शेड करना स्टार्ट करती है, और उसकी जो सेंसेशन है ना वो हमारी लोअर जो लेग्स होती है ना उसमें फील हो रही होती है, क्योंकि जो प्रोस्टाग्लैंडुलेंस जो होते हैं ना वो हमारी बॉडी में जब मूव करते हैं ना, एक तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी ज़्यादा हो जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता हमारा या तो ब्लड प्रेशर लो हो रहा होगा, तो उस वक्त भी हमारी जो है ना लेग्स पेन करना स्टार्ट कर देती हैं। तो यही रीज़न है स्पेशली। ओके मैम। जी बेटा, इसके अलावा कोई क्वेश्चन है किसी स्टूडेंट का? चलें ठीक है, मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन नहीं है स्टूडेंट्स आप लोग किसी का और। तो होप सो कि ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहा होगा। और बेटा बाकी जिन स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन करवाई थी सर्टिफिकेट्स उनको मैं प्रोवाइड कर दूंगी राइट आफ्टर, कह लें कि नमाज के बाद जो है ना उन तक सर्टिफिकेट्स जो है उनको मिल जाएंगे। तो जिन स्टूडेंट्स, तो होप सो ये सेशन आपके लिए बहुत अच्छा रहा होगा, और अगर बहुत सारे जो आपके क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर आपको मिल गए होंगे। तो अब हम वाइंड अप करते हैं। बेस्ट ऑफ लक बच्चों, थैंक यू सो मच, आप लोग जो है वो लीव कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।